Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss a very beautiful and a famous poem, Tintern Abbey, by William Wordsworth, and we will discuss its different features, its style, and themes in it. And in short, it would be a critical evaluation of the poem. So, this presentation offers a critical evaluation of William Wordsworth's Tintern Abbey. We will explore the poem's historical context. This includes its structure, themes, and Wordsworth's philosophy, and this analysis aims to provide a deep understanding. क्योंकि टिंटन एबी एक रिप्रेजेंटेटिव पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इसलिए हम इसको स्पेशली ज़रा फोकस के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं ताकि हमें उनके जो पोइटिक स्टाइल है और उनका जो पोइटिक थीम्स है उनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, इफ़ वी गो फॉर इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इट हैज़ सम रोमांटिक रूट्स इन अ सेंस के जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो थे वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड पाइनियर्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, और ये वो पोइम है जो कि उनके अर्ली करियर में है, या आप ये कह लें कि ये एग्जैक्ट उसी इन्वायरमेंट और नेचर जो सीनिक व्यूज़ हैं उनके ऊपर बेस करती है, जिनकी जिनकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी रोमांटिक पोइट्री जो है वो स्टार्ट की. Written in 1798, initial career, the poem was published in Lyrical Ballads. This was a key text of the Romantic movement. And understanding Wordsworth's personal circumstances provides context. इस पोइम का एक ऑटोबायोग्राफिकल या एक पर्सनल लेवल भी है, यानी इसमें जो कुछ भी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी लाइफ के बारे में है. His experiences shaped the themes, and the poem emerged during the Romantic era. It was a time of significant social and political change. सो सोशल पॉलिटिकल चेंज भी चल रही थी, रोमांटिक मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही थी. विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी जो लाइफ है, जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इमर्ज हो रहे थे, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे वो लिख रहे थे. एंड जो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव पोइम सामने आई, दैट वाज टिंटन एबी. इफ वी टॉक अबाउट its structure and form, first we see that it is written in blank verse. The poem is written in unrhymed iambic pentameter. This gives it a natural conversational rhythm, beautiful style. Verse paragraphs comprising 159 lines. The poem is divided into 5 verse paragraphs. Verse में की फॉर्म में लिखी गई, पैराग्राफ या स्टैंजा फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. एंड इट हैज़ अ मेडिटेटिव टोन. द टोन इज मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, इनवाइटिंग इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि हमारी ये जो पोइम है ये डील करती है इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया के साथ. सो दैट्स वाई इसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव एंड मेडिटेटिव टोन मौजूद होगी. द पोइम्स स्ट्रक्चर इन्हांसेस इट्स मेडिटेटिव क्वालिटी. अब ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो टोन है वो मिल के इसको एक इंट्रोस्पेक्टिव और एक इमेजिनेटिव पोइम का दर्जा देते हैं, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर द रीडर्स. Let's talk about themes. Nature's guidance. First theme is we see nature as the background, is a source of spiritual and moral insight. Then we see the memory's power. Memory has transformative and creative potential. क्योंकि पोइम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि first he visited a place 5 years ago and he had certain experiences of that place, that beautiful place. And later on, he visited the same place after 5 years, and now he is recollecting his past and he recollecting his experiences. Now he is observing the same place again, and he is observing and discussing new experiences. So there is a comparison between past and present, and comparison between the inspiration he got in past and inspiration now, right now he is getting from the place. So nature है, उसकी गाइडेंस है, उसकी हीलिंग पावर है, उसका इंस्पिरेशन है, उसका रेलेवेंस है, फिर मेमोरी है, नॉस्टैल्जिया है, और उस मेमोरी की पावर, ओवरवेलमिंग जो उसकी पावर है वो हमें नज़र आती है. ह्यूमन डेवलपमेंट. द पोएम एक्सप्लोर्स द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ. एज आई मेंशन कि शुरू के लेक्चर्स में भी हमने बात की कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ थी, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने अपनी ज़िंदगी डिफरेंट फेजेस में गुजारी. His love for nature in early childhood, then as a boyhood, then as a poet, फिर एक mature poet के तौर पे. तो ये भी शो करती है ये नज़म, ये पोइम, कि वो जो उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी यहाँ से क्लियर होते हैं.
Interconnectedness, all living things are interconnected. Man and nature, they are interconnected. Man, nature, man's life, nature's soul, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. इंसानी लाइफ है, इंसान ने अपनी इंस्पिरेशन यहाँ से लेनी है. नेचर ने अपनी जो अपनी प्रोटेक्टिव सेंस है, ये अपनी प्रोटेक्शन है, वो सीख करनी है इंसान के हाथों. So the poem delves into various profound themes, including nature and memory. So ये इसके बड़े चंद एक themes हैं. अगर हम उनकी फिलासफी ऑफ नेचर की बात करें, अगेन इट्स अ डिटेल्ड वन. लिविंग, हमने पहले भी डिस्कस किया कि टू वर्ड्सवर्थ, नेचर इज अ परमानेंट लिविंग एंटिटी. नेचर इज अलाइव, कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिव, and it is present. A pantheistic presence permeates nature. There is a soul pervading in each and every object of universe. That soul is everywhere. So man's relation with nature means man's relation with the beautiful soul of nature, जो हमारे लिए एक बड़ी healing और बड़ी soothing effect रखती है. So first, living entity है, इसकी presence everywhere है, and it has a certain God, it's a certain spirit and soul. Healing power, as I mentioned, nature heals and restores the human spirit. Wordsworth viewed nature as more than just scenery, he saw it as a source of spiritual renewal. What is the role of memory in Wordsworth's poetry? It is a creative, it serves as the purpose of um, creative recollection. Recollection becomes a creative, transformative act. You led a life after for say 5 years ago. तो 5 years के बाद आप जब वापस आते हैं तो आप वही 5 years की जो लाइफ है उसको आप दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं. मेमोरीज कम टू योर माइंड अगेन, एंड दोज मेमोरीज ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर मेच्योरिटी एंड योर थियरी, योर फिलासफी. तो वक्त के साथ साथ जो आप में मेच्योरिटी आती है तो वो एक क्रिएटिव रिकलेक्शन के नतीजे में आती है. स्पॉट्स ऑफ टाइम, द पोएम एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम. टाइम का जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है. Mature wisdom, youthful experiences transform into mature wisdom, and memory plays a vital role in shaping identity and understanding. There are certain critical interpretations of different things, like romantic idealization. Critics question idealization versus reality. They take it as mere idealization instead of reality. They portray it as mere ideal pictures, scenic pictures, a landscape picturization only. It's not a reality. But according to Wordsworth, whatever we see, whatever we experience in our surrounding and in our environment while living in nature, ये सब का सब जो है ये रियलिटी ही है. और ये रोमांटिक जो आइडियलाइजेशन है ये एक अपनी तर्ज की एक रियलिटी है. एंड इको क्रिटिकल लेंस, इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफर न्यू इंसाइट्स. जब आप एक ख़ास इन्वायरमेंट में लाइफ को स्टडी करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी बड़े वाइटल होते हैं. तो जो इको क्रिटिकल जो लेंस है उससे भी इसका एक क्रिटिकल व्यू सामने आता है. साइकोलॉजिकल रीडिंग्स हैं. नेचर मिरर्स द सेल्फ साइकोलॉजिकली. नेचर साइकोलॉजिकली हीलिंग पावर रखती है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकली इंस्ट्रक्ट करती है. नेचर इज़ अ टीचर, नेचर इज़ अ रियल हीलर, नेचर सूट्स माई ह्यूमन सोल एंड स्पिरिट. नेचर आपकी इट मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग बेटर. तो ये एक क्रिटिकली हम इसके चंद एक एस्पेक्ट्स देख सकते हैं. डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस इन विच द पॉइंट्स मीनिंग एंड इम्पैक्ट. सो देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस, diverse interpretations for critics. Finally, if we look at the legacy and influence of William Wordsworth's romantic poetry, में उनका influence है. The poem impacted romantic poetry and writing. Certainly, इनके बाद की generations ने follow किया. Then environmental literature. It has continued relevance in environmental literature. Whenever we talk about, whenever anywhere anyone looks at literature from the environmental perspective, तो वहाँ से भी हमें इनका एक contribution नज़र आता है. Enduring vision, the poem provides an enduring vision of human nature. And finally, Tintin Abbey remains powerful and relevant work. Its impact continues to resonate even today and the times to come. टिंटन एबी एक आप कह लें एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसके बारे में अगर मैं जॉन कीट्स की वो लाइन दोहराऊं तो ज़्यादा गलत नहीं होगा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. सो रीडिंग टिंटन एबी इज़ अ जॉय फॉर एवर.
It's an everlasting poem. It has its own effect after maybe 200 years, and even after 200 years life to come, जो हमारी अभी ज़िंदगी आनी है, आने वाली generations, every generation would get its inspiration from this poem. यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. If you want to ask, comment, you are free to comment and question. Thanks for watching.